हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं रईस अहमद अलकेमिस्ट्री चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच फिर से केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट, मेजरमेंट ऑफ पोलरिटी इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किसी सहसंयोजी बंध में पोलरिटी का मापन। कोई अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज अगर क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी मात्रा में वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इस डाइपोल मोमेंट टॉपिक की डिमांड हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट के डिमांड पर हो रहा है। उनका नाम अरविंद कुमार है और उन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 98% मार्क केमिस्ट्री में सिक्योर किया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनके इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आइए बच्चों ध्यान देते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है। एक्चुअली जब कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है तो उस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट लगे हुए हैं, जिनमें से एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर शिफ्ट होकर के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट है क्या? एक्चुअली जो पॉजिटिव, सपोज कर लेते हैं कि ए और बी ये दो एटम्स हैं और इन दोनों एटम्स के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इस कोवैलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक ए की तरफ से और एक बी की तरफ से इन्वॉल्व है। ऐसा भी हो सकता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और ये भी पॉसिबल है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से इन्वॉल्व हो। ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर बॉन्ड कैसा है। अगर सिंगल बॉन्ड दो एटम के बीच में है तो वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। डबल बॉन्ड है तो टू इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दोनों एटम के बीच में होगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट होंगे, इस प्रेजेंट केस में क्या है कि ए और बी ये दो एटम हैं जिसमें से बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज और बी ए पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज शो किया गया है। तो इसमें किसी एक एटम के ऊपर डेवलप टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। किसी कोवैलेंट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट उन एटम्स में से किसी एक एटम पर अवेलेबल टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर? डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज either negative or positive multiplied by the distance between the two concerned atoms and it is represented by symbol mu। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू R, जहाँ Q क्या है, ये किसी एक एटम पर अवेलेबल चार्ज है और R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर हम ये देखें कि किसी के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है उस चार्ज का आर्डर कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो हम ये पाते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता है। Q इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻10 कूलम और जो डिस्टेंस होता है दो एटम के बीच में, इनका ऑर्डर 10⁻8 सेंटीमीटर का होता है। इस तरह से अगर हम इन दो वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू आएगा 10⁻10 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू 10⁻18 कूलम सेंटीमीटर, या इसी को हम
10 टू द पावर माइनस 18 ESU भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 10 टू द पावर माइनस 18 ESU। और इसके लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं 1 डिबाई। तो म्यू की यूनिट जो होगी वो डिबाई होगी, और एक डिबाई जो होता है ये होगा 10 टू द पावर माइनस 18 ESU के, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। तो ये हो गया इसके डिफिनीशन के बारे में। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या है, ये किस तरह से रिएक्शन को करने में हेल्पफुल होता है, किस तरीके से ये किसी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो एप्लीकेशन पर आते हैं। इनके 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन तो इसका जो होता है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन। डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, किसी मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। डाइपोल मोमेंट अगर कम है तो वो कम पोलर होगा, मींस उसके ऊपर लेस एक्सटेंट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। और किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस दैट मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर इन नेचर। इसका ये मैटर नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं बन सकते हैं। कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन सकते हैं, लेकिन नेट मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को देखेंगे जिनमें सिर्फ 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बाइनरी मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB टाइप के मॉलिक्यूल हैं। इनमें एग्जांपल हम लेते हैं, अगर HCl और HBr, HCl और HF इन दो मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, तो यहाँ पर क्या है कि H और Cl के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, इसी तरह से H और F के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इस वजह से इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन एटम की ओर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा और वहीं पर हाइड्रोजन पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है यही डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो ड्रा करते हैं। उस एरो में एक तरफ हेड होगा, हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एक टेल होगा, टेल को आप क्रॉस कर देंगे। ये डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। और जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स यहाँ पर ये जो एरो शो किया गया है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा है वो हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर जा रहा है। हाइड्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसके केस में क्या होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा म्यू वैल्यू, ये म्यू वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, इट विल हैव सम वैल्यू एंड इट इज फाउंड टू बी 1.03 डिबाई। कितना होता है 1.03 डिबाई इन द केस ऑफ द HCl। अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में देखते हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में ना होकर के फ्लोरीन की ओर शिफ्ट होगा,
तो यहाँ पर हम मूवमेंट जो दिखाएंगे वो इस तरह से दिखाएंगे फ्लोरीन की ओर। दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन हैलोजन एटम की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस केस में इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फ्लोरीन की ओर ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए, जो वैल्यू म्यू की आनी चाहिए, वो ऑब्वियसली इस HCl मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है, ये कह दें कि चार्ज फ्लोरीन की ओर ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। और इसकी वैल्यू जो आती है 1.93 डिबाई आती है। तो अगर हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल को ले लेते हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ना हो, जैसे H2 ले लें, HH, Cl2 ले लें, Cl, या O2 ले लें, OO, तो इन सभी के केस में डाइपोल मोमेंट 0 पाया जाएगा। O2 सपोज कर लीजिए, OO ले लिया, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ नहीं शिफ्ट होगा बल्कि मिडिल में लाई करेगा। तो यहाँ पर मूवमेंट 0 है, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 पाया जाएगा। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जितने भी होंगे उन सभी में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही सिर्फ सही है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाए। इसी तरह से हम कुछ टर्नरी मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। Ternary molecules are those molecules that consist 3 atoms in it, and it would be of type AB2 or A2B type। ये AB2 टाइप के हो सकते हैं या A2B टाइप के हो सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ सेंट्रल एटम A होगा, जबकि इस वाले केस में सेंट्रल एटम B होगा। अगर AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम कंसीडर करते हैं तो इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे BeCl2, CO2, इन दोनों एग्जांपल को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें अगर हम BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो उनमें जो कम नंबर में होगा वही सेंट्रल एटम होगा। यहाँ BeCl2 में 1 बेरिलियम और 2 क्लोरीन है, इसलिए बेरिलियम सेंटर में होगा और क्लोरीन उसके नेबर में होगा। यहाँ CO2 के केस में भी क्या है कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो कार्बन मिडिल में होगा और ऑक्सीजन उसके नेबर में होंगे। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। BeCl2 में 2 क्लोरीन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड से Be से कनेक्ट है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है 180 डिग्री होगा। इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। BeCl2 की और CO2 दोनों की ज्योमेट्री लीनियर है। लीनियर ज्योमेट्री किसको कहेंगे? लीनियर ज्योमेट्री उसको कहेंगे जिनमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पाया जाए। अब ये कैसे असरटेन होगा कि इनके बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, 120 डिग्री है या इससे कम ज़्यादा है, कैसे हम जान पाएंगे? तो इसके लिए देखिए, बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 2 मिलता है, मींस इसके आउटर सेल में, बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 है। और क्लोरीन के केस में अगर हम देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी 2 है जबकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। मींस एक बेरिलियम 2 बॉन्ड रखेगा जबकि एक क्लोरीन 1 बॉन्ड ही रखेगा। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि एक बेरिलियम 2 बॉन्ड रख रहा है जबकि हर क्लोरीन 1 बॉन्ड रख रहा है। इसके अलावा बेरिलियम के आउटर सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में फंस गए हैं। इनके पास कोई लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करेंगे। इनके बीच 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर इनके पास 1 या 1 से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होते हैं, बिना साझे के होते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और इसके कारण इनकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती। इसको अभी हम दूसरे मॉलिक्यूल में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इनकी ज्योमेट्री जो है लीनियर है
इनके बीच 180 डिग्री का एंगल है। और ये भी मालूम है कि बेरिलियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज़्यादा है, तो यहाँ सारे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह से इस बेरिलियम की इनका सारे का इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिसकेगा, तो यहाँ पर नेट मूवमेंट जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर क्वांटिटी इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड, अपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो जितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन इधर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा। हालांकि यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन और बेरिलियम इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इसलिए बनेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। 14th ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं उनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सभी 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, चाहे 4 अलग अलग एटम से बनाए या किसी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना करके ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी एक के साथ में जैसे नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर के कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होंगे। तो ऐसा करने पर इनके बाहर के जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके पास भी कोई लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता, जिसके कारण इनकी ज्योमेट्री भी लीनियर हो जाती है। AB2 टाइप की ज्योमेट्री लीनियर होती है अगर इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर ना हो तो यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। कार्बन से ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जितनी क्वांटिटी में इस साइड में लेफ्ट साइड में हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी में राइट साइड में होता है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है क्योंकि बॉन्ड इसका पोलर है। अब एक हम पोलर टर्नरी मॉलिक्यूल को देखते हैं। पोलर टर्नरी मॉलिक्यूल या आप कह सकते हैं पोलरिटी इन H2O। H2O के केस में लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल लीनियर स्ट्रक्चर का नहीं होता। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6 होगा, इसकी वैलेंसी 2 होगी, मीन्स ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बना सकता है। जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इस बाहर इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर पड़े रहते हैं, या हम कह दें कि इसके पास 2 जोड़े लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 2 जोड़े लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम इसकी ज्योमेट्री को इस तरह से लीनियर कंसीडर कर भी लें, जो कि नहीं होता है, तो यहाँ पर इसके पास जो अवेलेबल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आप जानते हैं वेस्पर थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग ये है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन होगा वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग वो LP-LPE रिपल्सन LP-BP से ज़्यादा होता है। वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग LPE रिपल्सन इज ग्रेटर दैन द LPE-BP रिपल्सन, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, एंड इन टर्म इट इज ग्रेटर दैन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन।
यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थियरी किसी मॉलिक्यूल की, सिंपल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और इस रूल को हम अगर वाटर मॉलिक्यूल में लागू कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर LPE रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह से ये लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं और यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि इस रूल में बताया गया कि LPE रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, BP रिपल्सन उससे कम होता है और BP सबसे कम होता है। इसलिए ये रिपेल करके इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम्स को नीचे की ओर श्रिंक कर देगा और इसकी जो नई ज्योमेट्री निकल करके आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। HO, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं बेंड ज्योमेट्री, बेंड और इन्वर्टेड V ज्योमेट्री। अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा। यहाँ पर भी यही चीज़ होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच लगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट जो हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो इस तरह से ऊपर होगा। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट मूवमेंट जो है वो ऊपर की ओर मिल रहा है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, इट विल हैव सम वैल्यू। ये जीरो नहीं होता है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो यहाँ पर 104 डिग्री का होता है, 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, CO2 नॉन पोलर है, BeCl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम BF3 और NH3 के डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करेंगे। BF3 और NH3 मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करते हैं। पहले हम BF3 देखते हैं। BF3 के केस में बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 3, इसका आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसकी वैलेंसी 3 होगी, ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। जबकि फ्लोरीन हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-7 होगा, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इसकी 1 होती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बोरान 3 बॉन्ड टोटल बनाएगा, जबकि हर फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरान के पास नहीं रह जाता है। तो जो ज्योमेट्री है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर है। इस ज्योमेट्री को इस तरह से बना सकते हैं, BF इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो लीनियर के लिए 180 डिग्री, ट्राइएंगुलर प्लेनर के लिए 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल के 109 डिग्री 28 मिनट और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए बॉन्ड एंगल 2 तरह के हो जाएंगे। जो एक प्लेन पे होंगे इस तरह के 3 एटम, इनके बीच में 120 डिग्री, जबकि 2 एटम जो होंगे वो एक्सिस पे होंगे, उनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। और जो एक्सियल एटम्स होंगे और ये प्लेनर एटम होंगे, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री का होगा। इस तरह से अगर हम ये देखें तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल होंगे, उनमें 3 तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे। एक बॉन्ड होगा जो ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, उसमें 120 डिग्री का। दूसरा बॉन्ड एंगल जो होगा वो दोनों एक्सियल एटम के बीच में 180 डिग्री का। तीसरा बॉन्ड एंगल जो होगा वो
इक्वेटोरियल और एक्सियल एटम के बीच 90 डिग्री का पाया जाता है। ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ये उन्हीं केस में लागू होता है जब सेंट्रल एटम के पास में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उनकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, उनके बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर BF3 के केस में अगर हम देखते हैं तो बोरान के पास में कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का मिलता है, 120 डिग्री का मिलता है। और यहाँ फ्लोरीन, हर फ्लोरीन और बोरान के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर होता है। इसमें बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम की ओर मूवमेंट करता हुआ दिखता है, ये इस तरफ मूव करेगा। चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप ध्यान से देखें तो ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट मूवमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल क्वांटिटी में हो रहा है, इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। तो यहाँ BF3 क्या है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा, ये नॉन पोलर है। जबकि अगर हम दूसरा एग्जांपल NH3 लेते हैं, NH3 ये भी AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर क्या है कि A मतलब सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी होगी वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। ये ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ना होकर के पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। पिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन हम अगर इस तरह से कर देते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से कर देते हैं तो इसके पास जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा वैसे पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिससे ये हल्के हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा बेंड होकर के नीचे की ओर खिसक आएंगे। तो ये सही ज्योमेट्री नहीं है, बल्कि इनके हाइड्रोजन एटम्स नीचे की ओर बेंड हो जाएंगे तो नई ज्योमेट्री जो बनती है वो ऐसे हो जाती है। N यहाँ पर होगा, H ये हो जाएंगे। यहाँ पर जो बॉन्डिंग मिलाएगा 107 डिग्री का होगा और यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहाँ पर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की ओर मूव करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तीनों NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सभी के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, नाइट्रोजन की ओर जा रहे हैं, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ऊपर की ओर मिलेगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होता है। और ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अमोनिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी पोलरिटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये था, हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके उसकी पोलरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कोई से भी मॉलिक्यूल ले लेंगे तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सपोज कर लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम SO3 लेंगे, SO3 में सेंट्रल एटम सल्फर है और ऑक्सीजन इसके बगल में लगे हुए हैं। सल्फर और ऑक्सीजन ये सभी एक ही ग्रुप के हैं। ऑक्सीजन 16th ग्रुप में है, सल्फर भी 16th ग्रुप में है। जिस तरह से ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इनमें जो बॉन्ड्स लगे हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे इस तरह के बॉन्ड। इसमें सल्फर के पास में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि सल्फर के बाहर जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो सभी 6 बॉन्ड बना लिए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इनमें भी कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री बिल्कुल इससे रिजेंबल करेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री के बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का एंगल होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर की जब ज्योमेट्री है तो इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, और नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उतनी एक्सटेंट में होगा जितना इस तरफ जा रहा है।
तो इसकी म्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कांस्टेंट। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट से संबंधित एक पॉइंट बचता है, वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना। किसी मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होने के बाद, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि इनमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है। क्योंकि अगर कोई हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं, सपोज कर लीजिए KCl लें, ZnSO4 लें, NaCl लें, LiBr लें, LiI लें, इस तरह से अगर हम प्योरली आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो इनका आयोनाइजेशन 100% हो जाता है। लेकिन जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HCl है, CO2 है, HBr है, NH3 है, H2O है, इन सभी मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता, बल्कि इनका आयोनाइजेशन जो है वो कुछ कम एक्सटेंट में होता है।